नमस्ते सभी को। आज हम निदान स्थान का फर्स्ट चैप्टर ज्वर निदान पढ़ेंगे और ज्वर निदान का दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हम लोग निदान पंचक, उसके बाद ज्वर ज्वर प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रोगों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में आचार्य क्या कहते हैं। तो एक इसको पढ़ने के लिए फ्लो चार्ट ऐसे देखेंगे कि ज्वर निदान के लिए पहले हम लोग उत्पत्ति पढ़ेंगे, फिर एक निदान पंचक का इंट्रो पढ़ेंगे, फिर निदान पंचक में जो आते हैं निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति, सब के बारे में डिफाइन करते हुए उसका भेदानुसार लक्षण लिखेंगे। उसके बाद फिर हम ज्वर प्रकरण पे जाएंगे। तो उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी हम लोग सुनते हैं कि सभी रोगों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दक्ष, ये सब जो किया धरा है सब दक्ष प्रजापति का किया हुआ है। तो दक्ष प्रजापति जी के दो दामाद थे, चंद्रमा और शिव, और जिनके दामाद शिव जी हो तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो अब क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। तो उसमें सभी देवी देवताओं को इनवाइट करते हैं, सभी को इनवाइट करते हैं। तो उसमें सभी को इनवाइट तो करते हैं, लेकिन उनमें एक छूट जाते हैं शिव जी, या उनको जान के नहीं बुलाते क्योंकि उनका थोड़ा सा 19-20 का थोड़ा सा शिव जी से चलता है, इरिटेशन रहता है थोड़ा सा, तो शिव जी को नहीं बुलाते हैं। अब क्या हुआ कि यज्ञ में सभी इनवाइट हुए थे लेकिन शिव जी को नहीं बुलाए थे। अब क्या हुआ कि भाई यज्ञ तो स्टार्ट हुआ, यज्ञ का अंतिम पड़ाव भी हो गया। यज्ञ का अंतिम पड़ाव हुआ तो उसमें आहुति पड़ती है सभी देवी देवता का। तो उसमें क्या हुआ कि शिव जी का नाम नहीं लिया गया, आहुति में भी नाम लिया गया। और हम ऐसा माना जाता है कि यज्ञ में अगर शिव जी का आहुति ना पड़े तो वो ये यज्ञ संपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। तो अब तो और गुस्सा बढ़ जाएगा शिव जी को। तो कोप इतना उनका बढ़ते गया, इतना बढ़ गया कि वो क्रोध से जलजला के वो आए यज्ञ में, और उनके क्रोध से सारे लोग तो पहले डर ही गए। उसके बाद क्रोध से उनके मस्तिष्क के से एक चीज़ निकल, ज्वाला निकली, जिससे एक बालक रूपी रौद्र का जन्म हुआ। अब वो रौद्र बालक का जन्म हुआ तो जिससे वो रौद्र हुआ उसी को ज्वर बोलते हैं। अब ज्वर को हुआ है तो अब क्या हुआ कि क्रोध में सब भागने लगे। तो जब सभी लोग भागने लगे तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग भागने लगे उनमें गुल्म रोग की उत्पत्ति हो गई, ठीक है ना। और जो हवन में जो घी वगैरह पड़ा हुआ था, अब क्या हुआ था कि यज्ञ जो चल रहा था बहुत दिनों से चल रहा था तो बहुत लोग भूखे थे। अब बहुत लोग तो यज्ञ में ऐसा नहीं होता है कि भाई कुछ लोग खाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग किसी और प्रयोजन से जाते हैं। तो यज्ञ में बहुत लोग होते हैं कि प्रसाद मिलेगा, अब भाई जा रहे हैं। लास्ट में बहुत लोग होते हैं कि भाई इसीलिए जाते हैं मंदिर कि भाई लास्ट में जो प्रसाद मिल जाए उसको पाके बस चले आएंगे। तो बहुत लोग प्रसाद पाने के लिए भी जाते हैं। तब वो क्या हुआ कि भाई अब तो देखा कि भाई हाहाकार मच ही गया है, सब जाएंगे तो जो भी है घी वगैरह सब निपटा देते हैं। तो जो वो घी निपटाने के चक्कर में पड़ गए उनको कुष्ठ और प्रमेह हो गया। अब उनमें से क्या हुआ, किन्हीं को सब शिव जी का कोप देख के उनको भय पैदा हो गया, तो उससे उन्माद अपस्मार की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से 8 रोगों की उत्पत्ति का क्रम एक कुछ बताया गया, जिसको हम शॉर्ट में बताने की कोशिश किए। अब उसमें क्या हो गया कि भाई तो जब सब हो गया तो उसके बाद जो उनका बेटा रौद्र जन्म लिया था तो उसके बाद सब तो हो गया। अब माना जाता है कि भाई क्रोध में फैसला नहीं लेना चाहिए, तो अब क्रोध में फैसला आ गया, हो गया। तो अब रौद्र बोलते अब मेरा क्या, तो उनको एक वरदान मिलता है कि भाई तुम कभी भी कोई भी चीज़ में या किसी का जन्म होगा या मृत्यु होगा तुम उसमें निवास करोगे ही, ठीक है ना। तो बच्चा जन्म लेता है तो ज्वर के साथ जन्म लेता है, जब किसी का मृत्यु होता है तो ज्वर होता है। तो इस प्रकार से उनको वरदान मिला था। तो इस प्रकार का ऐसा कुछ स्टोरी है। तो इस स्टोरी को अगर आप आता है ज्वर निदान का तो उत्पत्ति में ये शॉर्ट आप स्टोरी चेप सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कि ज्वर निदान का ना कुछ कुछ आचार्य ना अपने अकॉर्डिंग ना इनको स्टोरी वाइज अपने अपना एक निकनेम दिया है। तो वो निकनेम क्या था कि चरक जी बोलते हैं सर्व रोग अग्रजो बलि, ठीक है ना। ये है मतलब कि हाँ, अरे यार, चरक बोलते हैं सर्व रोग ग्रजो बलि। उसके बाद फिर क्या है कि सुश्रुत जी बोलते हैं राजा, सर्व विकारा नाम में राजा, जैसे कि सर्व रोग गजा बलि, सर्व विकारा नाम में राजा। फिर उसके बाद फिर बागभट जी बोलते हैं रोगपति। तो अब ये भी लिख सकते हो कि भाई ज्वर का क्या क्या निकनेम है, ठीक है ना, कौन कौन आचार्य किस फॉर्म में ज्वर को लिखते हैं प्रधान में।
तो कोई सर्व रोग ये आता है मतलब कि एमसीक्यू में ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सबको एक छोटी छोटी पॉइंट है, इसको याद रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या है कि चरक जी क्या दिए थे, सर्व रोगा जो बोली, सब सुश्रुत जी क्या बोले थे, सर्व विकारा नाम्य राजा, फिर बागवट जी बोले थे रोगपति, ठीक है ना। अब क्या होता है कि एक जगह लिखा हुआ है चरक निदान में कि पूरा गुल्मो उत्पत्ति भूत, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वप्रथम लोग इससे को रिलेट करते हैं कि पहले गुल्म की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। परंतु ऐसा नहीं है, बोला जाता है कि ज्वरग्रस्त व्यक्तियों में प्रथम जो रोग की उत्पत्ति हुई उसके बाद उसको गुल्म बोला जाता है। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर, लेकिन हम लोग उस कॉन्ट्राडिक्टरी में नहीं फंसेंगे। हमारे पास अगर एमसीक्यू में आता है कि भाई सबसे पहले रोग उत्पत्ति क्या हुआ है, तो अगर ज्वर है तो ज्वर टिक करेंगे, अगर ज्वर नहीं है तो गुल्म को टिक करेंगे, ठीक है। ऐसा है। अब क्या है, अब हम लोग चलेंगे निदान पंचक की ओर। तो निदान पंचक की ओर जाने से पहले निदान पंचक है क्या, तो निदान पंचक एक रोग परीक्षा का माध्यम है। हम लोग रोग परीक्षा कैसे निदान पंचक के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि आचार्य चरक क्या क्या दिए थे परीक्षा में। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक परीक्षा 4, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक परीक्षा क्या दिए थे, चतुर्वेद परीक्षा या चतुर्वेद प्रमाण जो दिए थे आपको पता होगा, ठीक है ना। फिर रोग परीक्षा, रोग परीक्षा कितना 5, ठीक है। अब रोगी परीक्षा वो कितना है 10। तो जहाँ भी जो टर्म आएंगे उसके बारे में आगे पीछे जो भी है हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले निदान पंचक क्या है, रोग परीक्षा का एक माध्यम है, ठीक है ना। तो रोग परीक्षा, निदान पंचक और परीक्षा कितना दिए थे चरक 4 दिए थे, चतुर्विध प्रमाण आपको याद होगा। उसके बाद रोगी परीक्षा कितना है 10 है, जो कि हम विमान स्थान में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या है कि निदान, तो निदान को हेतु बोलते हैं। तो अब क्या है कि रोग एक निदान पढ़ोगे, एक रोग निदान। तो रोग निदान का मतलब होता है कि रोगों का डायग्नोसिस कैसे करते, एक निदान का मतलब ये भी होता है, और एक निदान का मतलब होता है हेतु। तो यहाँ हेतु के बारे में है, ठीक है ना। तो यहाँ निदान का क्या है कि दिया हुआ है कि भाई निदान का लक्षण। तो निदान का लक्षण इस प्रकार से है कि इसका पर्याय दिया हुआ है लक्षण के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं समझना है कि भाई यहाँ निदान का पर्याय भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ही विमर्श में लिख दिया कि पर्याय शब्दों द्वारा परिभाषिक शब्दों को लक्षणों को कहने का परंपरा प्राचीन संहिता में बहुधा देखी जाती है। मतलब कि कोई भी चीज़ का परिभाषा करना है, तो अगर उसका आपका पर्याय आ रहा है तो आप उसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप अपने आप को डिफाइन करना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वही आपको डिफाइन करेगा। तो उसी प्रकार है कि आपका जो लक्षण है वही आपके पर्याय को डिफाइन कर रहा है, पर्याय लक्षण को डिफाइन कर रहा है। तो क्या क्या है, तो टोटल निदान का याद रखना है कि 8 पर्याय हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इहि खलु हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थान निदानमित्य अनर्थ अंतरम, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा 8 पर्याय। तो इसमें क्या क्या आ गया, हेतु आ गया, निमित्त आ गया, आयतन आ गया, कर्ता आ गया, कारण आ गया, प्रत्यय आ गया, समुत्थान आ गया और निदान आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या है कि भाई अब इसको याद कैसे करें, तो इसको याद करने का बस तुम है ही तुम्हारे पास कि निदान तो याद है, ठीक है ना। निदान से आया हेतु, हेतु के बाद याद रखना आसान रहेगा कि हेतु से याद रखना 2 चीज़, ठीक है ना। क्या क्या कि निमित्त आयतन, क्या हुआ पहले याद रखा निदान, निदान के बाद हेतु, हेतु के बाद निमित्त आयतन। फिर कौन, हेतु कौन है जो करेगा, जो, तो वो क्या होगा कर्ता, और कर्ता बिना कारण का, कारण बिना कर्ता का नहीं हो सकता, तो कारण। फिर प्रत्यय और समुत्थान, ऐसे याद कर सकते हो, 8 याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब हेतु के भेद देखेंगे कि भाई निदान के कौन से भेद हैं। तो और साथ में इंद्रियार्थ संयोग, फिर प्रज्ञापराध और परिणाम, जो कि फर्स्ट प्रॉफ में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। सूत्र स्थान में भी देख चुके हैं, ठीक है ना। और इसमें और कुछ तो है नहीं। उसके बाद फिर हम चलेंगे डायरेक्ट, ये 3 प्रकार हो गए। और इसमें आचार्य 4 प्रकार के भी बताते हैं कि इसमें 4 प्रकार का कौन सा है, ठीक है ना। तो सन्निकृष्ट, विपरिकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक।
तो इसका डिफिनेशन डायरेक्ट ऐसे ही दिमाग में रखना कि अगर सन्निकृष्ट बोले तो मतलब कि सीधा दोषों का प्रकोप, सीधा दोषों का प्रकोप, ठीक है ना। विपरीत कृष्ट बोले तो विपरीत कृष्ट बोले तो विधि पूर्वक, ठीक है ना, क्या विधि पूर्वक दोषों का प्रकोप। तो ये कैसे आएगा विधि पूर्वक दोषों का प्रकोप, ठीक है ना। तो पहले क्या आएगा, पहले संचय होगा, प्रकोप होगा, ठीक है ना, प्रसर होगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हो तो वो विपरीत कृष्ट में जाएगा, और सीधा दोष का प्रकोप हो तो सन्निकृष्ट में। अब तीसरा क्या है कि व्यभिचारी। तो व्यभिचारी में क्या हो जाएगा कि भाई कि व्यभिचारी हम कब कहेंगे कि जब कुपित दोष सभी रोगों का कारण होता है, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। अल्प आहार विहार से दोष का कोप अल्प हुआ तो वह दुर्बलता के कारण रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। ऐसी दशा में सिद्धांत का व्यभिचार होने से इस प्रकार के कारण को व्यभिचार कारण माना गया। तो अगर व्यभिचार को देखें तो व्यभिचार इन द सेंस बोल सकता है कि कभी वो दोषों को प्रकोप करने से वो रोग प्रविष्ट करेगा, कभी वो नहीं करेगा। तो उसमें 50-50 पार्टनरशिप रहता है कि भाई वो व्यभिचार है, कभी कर दे कभी ना करे। तो उस हिसाब से हम लोग व्यभिचारी को देखेंगे, ठीक है। अब प्रधानिक, प्रधानिक में विष को कहा गया, ठीक है ना, कि प्रधानिक क्या है, विष है। तो प्रधानी में एक ही है कि विष सेवन से सभी की मृत्यु होती है या प्रधानिक कारण माना जाता है, बस इतना याद रखना है प्रधानिक में, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे, अभी हम लोग ज्वर की उत्पत्ति देखे थे। ज्वर की उत्पत्ति के बाद फिर क्या देखे थे कि भाई कौन कौन से नेम्स दिए गए हैं ज्वर के, वो देखे थे। फिर ज्वर के नेम्स देखने के बाद फिर क्या हुआ कि भाई निदान पंचक, निदान पंचक में हम लोग क्या क्या देखे कि भाई उसके पर्याय देखे। उसके बाद निदान पंचक के पर्याय देने के बाद उसके अब भेदानुसार देख रहे हैं तो 3 भेद है, फिर 4 भेद है। तो 3 भेद में क्या क्या था, और 7 में इंद्रियात संयोग का डिफाइन करना है, फिर प्रज्ञा अपराध को डिफाइन कर देना, फिर परिणाम को डिफाइन कर देना। फिर उसके बाद फिर 4 प्रकार के होते हैं, सन्निकृष्ट, विपरीकृष्ट और व्यभिचारी, ठीक है। और फिर प्रधानिक, 4 प्रकार के ये हो गए। अब फिर क्या है कि हेतु के फिर 3 प्रकार कौन से बोलते हैं, दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु, ठीक है ना। ठीक, अब दोष हेतु क्या क्या है, ऋतु के अनुसार बात आदि दोषों का संचय प्रकोप होना रोगों का हेतु होता है। मतलब कि दोष के अकॉर्डिंग दोषों का ऋतु के अनुसार संचय होगा। जैसे कि अब बसंत ऋतु है, हेमंत ऋतु है, तो कफ का बात का संचय होगा, तो उस अकॉर्डिंग अगर व्याधि आ रहा है। फिर अब व्याधि है तो जैसे मट्टी खाने से पांडु रोग, ठीक है ना, तो ये व्याधि जन हेतु हो गया, ठीक है ना। अब है दोष व्याधि, तो उसमें क्या होगा कि दोष भी होंगे और व्याधि दोनों सम्मिलित होंगे। अब क्या है कि जैसे हाथी ऊँट पर चलने और विदाही अन्न खाना दोष प्रकोप पूर्वक बात रक्त रोग को हेतु होता है। जैसे कि चलना और विदाई अन्न का खाना, ठीक है ना। तो चलना से मतलब क्या हो गया, तुम्हारा बात और पित्त दोनों दूषित हुआ, ठीक है ना, तो जिससे तुम्हारा क्या हो जाए, बात रक्त रोग का उत्पादन हुआ। अब क्या है कि भाई एक और है कि पहले क्या पढ़े, 4 ये क्या था, हाँ 3 भेद था, 4 भेद था, फिर 3 भेद, अब फिर पढ़ रहे हैं 2 भेद। कौन कौन से, उत्पादक और व्यंजक, ठीक है ना। तो उत्पादक और व्यंजक किसको कहेंगे, तो उत्पादक तो सिमिलर है कि भाई हेमंत में मधुर रस का सेवन कफ का उत्पादक है। मतलब कि जो चीज़ का सेवन करोगे, जिस जन्य व्याधि का निदान सेवन करोगे वो रोग हो जाएगा, ठीक है, उत्पादक। और व्यंजक इस प्रकार से है कि भाई आपका तो दोष संचित हो गया, जैसे कि कफ दोष संचित हो गया, लेकिन बसंत ऋतु में आने के बाद वो अपना मान के चलो कि पूर्व रूप मतलब कि अपना अब अपना लक्षण प्रकृष्ट कर रहा है। तो वो कैसा होगा कि संचित कफ बसंत ऋतु में सूर्य के ताप से पिघलकर अपना कफ दोष का लक्षण व्यक्त करना, तो उसको कहेंगे व्यंजक। और जो उत्पादक है वह अभी खाएं अभी हुआ, ठीक है ना, अभी मधुर रस का सेवन करें अभी कफ दोष बढ़ गया मेरा, ठीक है ना। हेमंत में मधुर रस का सेवन करने से तुरंत में कफ का उत्पादक हो जाता है, ठीक है। और एक और है बाह्य है, अभ्यंतर है, ठीक है ना। ये और एक 2 दिया गया है भेद, ठीक है ना। अब इसमें से है कि भाई इतना तो दे दिया, बाह्य अभ्यंतर ये सब है। अब आएगा कि भाई पूछ दे कि भाई चलो मतलब कि निदान के कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले क्या मारोगे, 4 मारोगे, 3 मारोगे, 2 मारोगे। तो उसमें सबसे पहले प्रधान यहाँ पर बता दिया कि सबसे अगर हो तो 3 को प्रधान मानना है, ठीक है ना।
अब फिर पढ़ेंगे, हाँ, 3 को प्रधान मानना। अब दो रोग निदान तो पढ़ रहे हैं, अब निदान पढ़ने के बाद क्या होता है कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, रोग का पढ़ रहे हैं, तो रोग के बारे में भी हमको जानना चाहिए कि भाई रोग क्या है, ठीक है ना। तो रोग का त्रिविध और द्विविध प्रकार देखेंगे। तो इसमें आचार्य निदान के बारे में बता देने के बाद उसके बाद रोग के बारे में बता रहे हैं कि भाई रोग क्या है। तो रोग को हम लोग कैसे है कि भाई प्रकार से देख रहे हैं, अग्नि है, पित्तज है, कफज है, वायु है, वातज पित्तज कफज रोग, ठीक है ना। और क्या होता है, राजस और तामस, इस प्रकार के से रोग डिफाइन कर रहे हैं। फिर रोग को और डिफाइन करने के लिए फिर हम इसका डिफिनेशन के लिए क्या करेंगे, इसका सिनोनिम्स पर्याय देखेंगे। तो पर्याय का क्या है भाई, तत् व्याधिर अमयो गद आतंकोच यक्षमा जरो विकारो रोग इत्यन अर्थ अंतरम, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई व्याधि का क्या है कि व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्षमा, ज्वर, विकार, रोग, ये सभी एक ही अर्थ को बतलाने वाले हैं, ठीक है ना। इसको व्याधि को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ये भी 8 पर्याय है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। तो वहाँ पे भी निदान के 8 पर्याय थे, यहाँ पे भी 8 पर्याय है, ठीक है ना। अगर आप ये श्लोका रट लेते हैं तो ज़्यादातर MCQ आपसे मतलब कि करेक्ट जाएगा, क्योंकि आगे देखेंगे कि सिमिलर वर्ड्स के ही दूसरे मतलब कि पर्याय हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई इसमें ये चीज़ तो है, बस इतना 8 पर्याय कर लिए। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग एक और MCQ पूछा जाता है, जो कि हाँ यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि लक्षण के अकॉर्डिंग हर एक को डिफाइन करते हैं, हर एक पर्याय को डिफाइन करते हैं आचार्य कि दुखमाद धातति अगर आएगा तो वो क्या होगा, व्याधि का डिफिनेशन है। अगर आ जाए प्रायणम समुत्यत्वे अनामय, ये उच्यते आतंक का आएगा, ठीक है ना। अगर तो क्या आ गया, दुखमाद धातिति अति, तो ये व्याधि के बारे में जाएगा। प्रायणम समुत्थन स्वयं नाम्य, ये आमय के प्रति जाएगा। उसके बाद फिर आतंक का अगर पूछे तो दुख युक्तवेन कृच्छ जीवन करोति, ठीक है ना, ये चला जाएगा आतंक। या कृच्छ जीवने पूछे तो भी आतंक चला जाएगा, ठीक है ना। अब यक्षमा का पूछे तो राजक्षमा, बदने करोग युक्तकम, ये चला गया राजक्षमा, यक्षमा का चला जाएगा। फिर ज्वर को डिफाइन करने के लिए देहमन संताप करत्वम, ये हो गया। विकार के लिए क्या आ जाएगा कि भाई शरीर मनसो यथा कारणत्वम, ठीक है, ये विकार चला जाएगा। फिर रोग को डिफाइन करने के लिए रोजाकृतत्वम, ये रोग हो गया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अगर व्याधि है तो आतंक है के बारे में पूछे तो, और मतलब कि अब फिर आतंक का, हाँ सॉरी, हाँ आतंक का ये हो गया। फिर हाँ दुख माद दिति व्याधि। उसके बाद आमय, आमय के बारे में पूछे तो प्रायणम, यहाँ देखो आमय छिपा हुआ है, ठीक है ना। फिर आतंक के बारे में पूछे तो दुख युक्तेन कृच्छ जीवनम, ठीक है ना। फिर यक्षमा के बारे में पूछे तो राक्षक्षमा के बारे में देख लें। ज्वर पूछे तो संताप के बारे में। विकार पूछे तो शरीर मनसो था कारणत्व। फिर रोग के बारे में तो रुजाकृत्व, ये पूछते हैं MCQ में, इसीलिए। उसके बाद फिर अब हो गया, अब देखते हैं कि भाई क्या कर लिया। तो हमको पहले, सबसे पहले हम लोगों को क्या कैसे डिफाइन करना, पहले हम लोग उत्पत्ति देख लिए कि भाई सभी 8 रोगों की उत्पत्ति, उसमें से ज्वर कैसे उत्पत्ति हुआ उसके बारे में, प्रधान ज्वर कैसे उत्पत्ति हुआ। उसके बाद फिर उसके नेम्स के बारे में देख लिए कि नेम्स क्या क्या पड़े हैं विभिन्न विभिन्न आचार्य के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि भाई कि निदान पंचक का पर्याय, ठीक है ना। निदान पंचक के पर्याय देखने के बाद फिर हम उसके भेद देखें। भेद में प्रधान भेद 3 है, ठीक है, हाँ उत्पत्ति, नेम्स, पर्याय और भेद, ये सब किसका, निदान का देख लिए। उसके बाद फिर भेद के बारे में अथी रोग के बारे में देखें तो रोग के टाइप्स देख लिए। फिर उसके बाद डिफिनेशन उसका देख लिए, ठीक है ना, हाँ डिफाइन कर दिए उसको। अब उसके बाद निदान पंचक के बारे में अब हम देखेंगे कि भाई निदान पंचक 10 नंबर में कभी पूछ देता है, अगर देखा जाए सेकेंड प्रोप के अकॉर्डिंग। तो निदान पंचक पर 10 पर, तो अगर इसमें हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो निदान पंचक के बारे में पढ़ते हैं। तो निदान पंचक में 5 चीज़ों की ज्ञान होने आवश्यक है। निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय, संप्राप्ति, ठीक है ना। अब रोग ज्ञान के लिए निदान पंचक का ज्ञान परम आवश्यक है। ये 5 अलग अलग तथा मिलकर भी रोगों का ज्ञान कराते हैं, ठीक है ना।
या तो मान के चलो अलग अलग, जैसे अगर पूर्व रूप से भी रोग का ज्ञान हो जाता है, कभी पूर्व रूप, रूप या उपशय, संप्राप्ति, ये सब सारे चीज़ों को देख के कभी हम रोगों को डायग्नोस करते हैं, ठीक है ना। अब क्या है इसमें कि हाँ, पृथक पृथक रूप से भी रोगों का ज्ञान कराते हैं, तो पांचों के कहने से का क्या आवश्यकता पड़ी। इसका उत्तर यह है कि द्विविधम सविधम, इस न्याय से किसी एक प्रमाण से सिद्ध वस्तुओं को दूसरे या तीसरे प्रमाण से सिद्ध कराने से उसकी और अधिक पुष्टि हो जाती। अब चलो कि तुमको पता चल गया कि पूर्व रूप से कि भाई ये चीज़ें रोग हैं, लेकिन अब उसको तुमको कंफर्म करना है कि सही बात है कि हम जो डायग्नोसिस किए सही है, तो उसको अब उपसय अनुपसय से हम लोग कंफर्म करते हैं, या कभी कभी नहीं पता चलता है रोग, तो हम उसको जानने के लिए उपसय अनुपसय की आवश्यकता लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग निदान पंचक की यूज लेते हैं अपने डायग्नोसिस की ओर, ठीक है। अब निदान पंचक में आ गया, तो निदान तो डिफाइन हम लोग कर ही दिए कि निदान का क्या क्या हो गया। निदान का नेम्स का पर्याय कर लिए, भेद कर लिए, डिफाइन कर दिए उनको। अब उसके बाद सीधा हम लोग चलेंगे पूर्व रूप की ओर। तो अब पूर्व रूप तो पूर्व रूप को डिफाइन करने को इस प्रकार से कर सकते हैं कि रोगों में साध्य असाध्य निर्णय के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब किसी रोग में उसका संपूर्ण पूर्व रूप मिल जाता है तो वह रोग असाध्य माना जाता है, ठीक है। जिस प्रकार संपूर्ण पूर्व रूप के होने पर ज्वर असाध्य माना गया, उसी प्रकार अन्य रोगों का भी संपूर्ण पूर्व रूप जिस मनुष्य में प्रविष्ट करता है उसका मरण निश्चित होता है, ठीक है। अब क्या होता है पूर्व रूप, अब दूसरा क्या है कि पूर्व रूप के रोगों में सापेक्ष निश्चय के लिए भी उपयोग करते हैं। तो पहला तो असाध्य, साध्य असाध्य के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा के निश्चय करने के लिए। अब क्या है कि मूत्र में रक्त और हरिद्रा वर्ण का, तो उससे क्या हो जाता है कि भाई आप पित्तज प्रमेह, ठीक है ना, रक्त में और रक्तपित्त, ये सब मान के चले कि डायग्नोसिस में आपको क्या कंफर्म करना है। तो अब इसका पूर्व रूप में हमको कंफर्म करना है कि भाई पूर्व रूप से हमको निश्चय भी होती है व्याधि का। तो वो इस प्रकार के, अगर मूत्र में अगर उसमें मेह नहीं है फिर भी हरिद्रा और रक्त वर्ण का मूत्र आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको रक्तपित्त रोग का प्रकोप समझा जाता है, ठीक है ना। अर्थात बिना प्रमेह के पूर्व रूप उत्पन्न हुए ही हल्दी के वर्ण का और रक्त वर्ण का मूत्र त्याग हो तो प्रमेह ना समझकर रक्तपित्त रोगों का प्रकोप समझना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि चिकित्सा भेद ज्ञानार्थ के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई ज्वर, तो ज्वर में पूर्व रूप क्या दिया हुआ है, लघु भोजन उपवास। इस मीन्स क्या है कि उसको निदान परिवर्जनम में क्या कर सकते हैं कि भाई दे सकते हैं लघु भोजन उपवास। अब बात ज्वर में घृत पान का उपदेश मिलता है, तो इस प्रकार से हम लोग चिकित्सा के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, पूर्व रूप में क्या क्या, पूर्व रूप में 3 चीज, साध्य असाध्य, फिर क्या आ जाएगा, फिर पे सापेक्ष रोग निश्चय के लिए, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, चिकित्सार्थ के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब चलेंगे रूप की ओर। तो रूप में भी उसका बस एग्रीवेटिंग फैक्टर है, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाने के बाद वो लक्षण में प्रविष्ट हो जाएगा। तो लक्षणों के आधार पर रोगों का पूर्ण रूप से ज्ञात होता है और लक्षण के आधार पर ही रोगों की साध्य असाध्यता का भी ज्ञान होता है, ठीक है। पूर्ण ज्ञान करना हो तो उसका लक्षण अगर आपको दिख रहा है, सिम्टम्स दिख रहे हैं कि ये है, तो वो उस रोग के बारे में आपको हिंट देता है, ठीक है। अब क्या है कि भाई आप कैसे इसको निर्णय करेंगे। अगर हेतु, पूर्व रूप और रूप अल्प हो तो हमको क्या समझना चाहिए कि रोग जो है वो साध्य है, ठीक है। अगर पूर्व रूप अर्थ अगर मध्यम श्रेणी की शो कर रहा है सिम्टम्स, तो वो कृच्छ साध्य समझना चाहिए, और संपूर्ण लक्षण शो कर रहा है तो असाध्य समझना चाहिए। या तुम्हारा रूप में हो गया, इतना रूप में लिखना है। उपसय, उपसय का क्या हो गया मीन, गूढ़ लिंगम व्याधि उपसय अनुपसयाभ्याम परिच्छेद, ठीक है ना। गूढ़ लिंग मतलब कि जो व्याधि छिपा हुआ है, तो जो व्याधि छिपा हो जिससे हमको पता नहीं चल रहा हो कि भाई इसमें क्या है, कौन सा डायग्नोसिस करने पर निदान देख लिए, पूर्व रूप रूप कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो हम उसको उपसय और अनुपसय देखे दो उसका प्रकोप समझेंगे और उस प्रकार से डायग्नोस करके चिकित्सा करने के प्रयास करेंगे। तो वो कैसे होगा, तो इसमें क्या है कि जिस व्याधि का लक्षण छिपा हो उसकी परीक्षा उपसय और अनुपसय के द्वारा करनी चाहिए।
आजकल रोग का ठीक पता नहीं चलता तो रक्त, थूक, मल मूत्र आदि का परीक्षण कर रोग का निश्चय किया जाता है। प्राचीन काल में आजकल भी चिकित्सा वर्ग उपसय अनुपसय द्वारा व्याधियों का निदान कर चिकित्सा में सफल होते हैं। जैसे कि मलेरिया रोग में कुनेन का प्रयोग करने पर लाभ ना होने पर अन्य ज्वर का संदेह होना, अगर ये लाभ हो गया इस मीन्स कि वो मलेरिया ही था। अब जैसे कि कुनेन, तो कुनेन एक प्लांट है, औषधि है। अगर वो औषधि अगर हम देते हैं, अगर उससे मलेरिया ठीक हो गया तब तो ये चलो ठीक है भाई, मलेरिया ही था उसको। अगर ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब कि उसको अन्य ज्वर है, तो फिर अन्य ज्वर के तरफ सोचेंगे और उसकी चिकित्सा करेंगे। ठीक है, ये हो गया उपसय और अनुपसय के बारे में। अब संप्राप्ति, तो संप्राप्ति के बारे में जानने से पहले संप्राप्ति, हाँ अनुपसय, अनुपसय भी रोग परीक्षा में सहायक माना गया है। क्यों, हाँ उपसय को तो डिफाइन कर दिया। अब जैसे कि उसमें क्या होता है ना, रिलीविंग फैक्टर, आप लोग देखे होंगे क्या कहता है ओपीडी फॉर्मेट में, रिलीविंग फैक्टर और एग्रीवेटिंग फैक्टर, वही चीज़ है उपसय और अनुपसय। ठीक है ना, कि टेम्प्रोरी रिलीफ किससे मिल रही है और टेम्प्रोरी एग्रीवेट किससे हो रहा है। ठीक है ना, वही है उपसय और अनुपसय। अब संप्राप्ति, तो संप्राप्ति क्या है कि निदान आदि चतुर्विध उपायों से रोग का निर्णय हो जाने पर चिकित्सार्थ दोष के अंशांश की कल्पना करना परम आवश्यक होता है। ठीक है ना, संप्राप्ति से ही ज्ञान संभव है, ये अमुक रोग में यह दोष या दूष्य है, इस रोग में कौन सा संस्थान दूषित है, अर्थात यह रोग पाचन संस्थान का या नाड़ी संस्थान, रक्त व मतलब कि कौन से स्रोतस में है, ये सब हमारे को किससे पता चलता है, संप्राप्ति से पता चलता है। ठीक है ना, तो ये संप्राप्ति का इंट्रो है, संप्राप्ति को और डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ अब संप्राप्ति को, अब निदान, निदान के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस स्थान, पहले हम लोग गद्य में पढ़ चुके हैं। अब सीधा हम लोग चलेंगे पूर्व रूप के लक्षण की ओर। तो अब हम लोग देख लिए कि भाई निदान पंचक का जो भी 5 इंट्रो था, छोटा बहुत इंट्रो हम लोग देख लिए कि भाई क्या है था, पाँचों मतलब निदान पंचक क्या था। तो निदान को तो हम लोग डिटेल में पढ़े ही, फिर निदान को डिटेल में पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग क्या किया, पूर्व रूप को थोड़ा सा पढ़े, रूप पढ़े, उपशय पढ़े, संप्राप्ति पढ़े। ठीक है ना, फिर हम देखेंगे कि अनुपशय के बारे में हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, वहाँ से आपको उपशय और अनुपशय में डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बारे में लक्षण के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि भाई पूर्व रूप का लक्षण क्या होता है। ठीक है ना, तो व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। ठीक है ना, लक्षण से पहले जो भी आपको दिख रहे हैं तो वो पूर्व रूप के बारे में बताया जाता है। ठीक है ना, अब पूर्व रूप को हम लोग क्या कहते हैं कि षड क्रिया काल में हमको इसको फोर्थ क्रिया काल में रखे जाते हैं, जिसको स्थान संश्रय अवस्था में उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं। तो प्री सिम्टम्स जो होता है उसी को हम पूर्व रूप बोलते हैं, और सिम्टम्स जो हो गया वो रूप हो गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि स्थान संश्रयन, देखो यहाँ दिया हुआ है कि भाई अभावी व्याधि प्रबोधकम, तो पूर्व रूप को हम लोग क्या, भावी व्याधि प्रबोधकम, मतलब कि व्याधि के होने से पहले का जो हम लोगों को बताता है कि भाई ये व्याधि होने वाला है, तो अगर यहीं पे चिकित्सा हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे बेसिकली निदान परिवर्जनम के, अगर पूर्व रूप अवस्था में ही है तो निदान परिवर्जनम से ठीक हो जाता है व्याधि। ठीक है ना, अब पूर्व रूप को डिफाइन तो कर दिया कि भाई व्याधि के उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण होते हैं उसे पूर्व रूप कहते हैं। इसको स्थान समय फोर्थ में रखा गया षड क्रिया काल में। ठीक है ना, भावी व्याधि बोधक भी कहते हैं। अब क्या है कि इसके टाइप्स, तो इसके टाइप्स में जाएंगे तो इसमें दो चीज़ें है, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। तो विशिष्ट पूर्व रूप जो होता है वो भेदानुसार होता है। ठीक है ना, और सामान्य मतलब कि सामान्य, तो जैसे कि वह है जिसमें भावी ज्वर आदि रोग मात्र की प्रतीत होती है, परंतु यह नहीं ज्ञात होता है कि ज्वर आदि रोग कौन से दोष से उत्पन्न होंगे। मतलब कि आपको विशिष्ट पता नहीं चलता, विशेष रोग का पता नहीं चलता कि बातिक है, पैतिक है या श्लेष्मिक है। अब वो चीज़ विशिष्ट पूर्व रूप में हमको पता चल जाता है कि कौन सा बातिक ज्वर का पूर्व रूप दिया है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं रूप के बारे में। तो रूप के लक्षण के बारे में क्या कहता है, उत्पन्न हुए रोगों के लक्षण को लिंग कहते हैं। इसका क्या क्या है भाई, तो सिनोनिम्स से लक्षण, लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप। ठीक है ना,
ये क्या हो गया कि रूप का डिफिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि संस्थान और व्यंजन, तो हम लोग एक बार देखे थे व्यंजक, जो कि क्या था, भेद था। किसका भेद था? एक क्या था, उत्पादक था, एक व्यंजक था, जो कि निदान का भेद था, ठीक है ना, निदान भेद, ठीक है। व्यंजक था वहाँ पर, यहाँ व्यंजन है। तो अगर व्यंजक दे दे और व्यंजन दे दे तो आपको प्रभाव होना चाहिए कि भाई रूप का क्या है, पर्याय व्यंजन है। और एक था समुत्थान, जो कि निदान का पर्याय था, और यहाँ पे है संस्थान, ठीक है ना, जो कि रूप का है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें कहते हैं कि अगर श्लोक रिसाइट रहता है तो उसे ये सब चीज़ छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होती है, ठीक है। अब रूप का लक्षण हो जाने के बाद हम लोग अब उपशय के बारे में पढ़ेंगे। तो उपशय क्या है? तो उपशय के बारे में कहा गया है, औषध आहार विहारनम में उपयोगा सुख अनुबंध, जिससे सुख की अनुभूति हो, जिससे सुख की अनुभूति हो, उसे उपशय कहते हैं। जिट मीन्स रिलीविंग फैक्टर, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, उपशय कहते हैं। क्या? हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतकारी, औषध अन्न विहार का सुख अभ उपयोग को उपशय कहते हैं। इससे पता चल रहा है कि भाई कि उपशय कितने प्रकार के हैं, 18 प्रकार के। कैसे? तो ये 6 हो गया, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, ठीक है ना, फिर उभय विपरीत, ये सब चीज़ मिला के आपका 6 हो जाएगा। फिर क्या? औषध, अन्न और विहार, ठीक है ना, ये आपका हो गया 3, 18। इस प्रकार से 18 उपशय हो गया। 18 उपशय हो गया। तो अब 18 उपशय के बारे में देखेंगे कि भाई क्या क्या है। चक्रपाणी ने उपशय 18 प्रकार का बताया है, ठीक है। विपरीत और विपरीतार्थकारी में क्या है? तो विपरीत मतलब कि तुम समझ रहे हो जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। और विपरीतार्थकारी क्या है? क्या कि जो प्रत्यक्ष में तो विपरीत हो पर उसका फल जो है अनुकूल हो, ठीक है ना। हमको तो देखने में लग रहा है कि भाई ये तो विपरीत है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो फल है वो अनुकूल आएगा। जैसे कि अब हाँ, आप लोग देखते होंगे कि भाई कि इसको विपरीतार्थकारी को समझने के लिए हम लोग ये भी समझेंगे कि हाँ, कि विपरीतार्थकारी को हम लोग एक ऐसे इंसिडेंट में समझ सकते हैं कि विपरीतार्थकारी जस्ट एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी है, ठीक है। होम्योपैथी में क्या करते हैं कि अगर आप कोई भी घाव ले जाते हैं या ऊंड ले जाते हैं, तो घाव को क्या ले जाते हैं, तो क्या वो क्या करता है कि पहले घाव बढ़ता है, ठीक है ना, घाव बढ़ जाने के बाद फिर वो फूट जाता है, ठीक है। अब उस प्रकार से उसका चिकित्सा होता है और वो रोगी ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो चिकित्सा है ये इसको बोलते हैं हम विपरीतार्थकारी, कि भाई हमको तो लग रहा है कि भाई जो दवा खा रहे हैं उससे और बढ़ रहा है हमारी बीमारी, लेकिन जस्ट बढ़ नहीं रही है बीमारी, वो एक ठीक होने का प्रोसीजर अपना रही है, ठीक है ना। एक विपरीत लिए कि भाई हमको अभी शीत का अनुभव हो रहा है, हम अभी हीटर चला लिए, तो वो विपरीत हो गया, ठीक है ना। अब क्या है कि हमको गर्मी तो लग रही है, फिर अब गर्मी में है कि भाई हम और गर्मी में रहें तो मेरा बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगा। उस प्रकार की चिकित्सा अगर किया जाए तो उसको विपरीतार्थकारी समझ सकते हैं। और समझना है विपरीतार्थकारी तो ऐसे समझ सकते हो कि मूवी, ठीक है ना, तो मूवी देखने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि भाई मूवी में एक प्रकार का कॉन्सेप्ट देखते होगे कि अगर साइको मतलब की मूवी है तो उसमें क्या होता है कि भाई एक मतलब कि कैरेक्टर है, उसके माथा पर चोट लग गया, उसका याददाश्त चला गया, मतलब मेमोरी लॉस हो गया। अब उसके लिए मेमोरी लॉस करने के लिए बहुत सारे पैसा कर दिए हॉस्पिटल में, बहुत कर दिया, फिर भी उसका मेमोरी गेन हो ही नहीं रहा। लेकिन आप देखते होंगे एट द एंड उसके स्टोरी में क्या हो जाता है कि फिर से उसका एक बार फिर से वो जाके उसके फिर दिमाग में चोट लग जाता है, या कोई इवेंट से उसका मेमोरी, कोई एक चीज़ देख लिया, इंसिडेंट देख लिया, उससे उसका मेमोरी देख लिया, फिर से वो इंसिडेंट उसके साथ हो गया तो मेमोरी गेन हो गया, ठीक है ना। या फिर से चोट लगी थी, फिर से जाके वहीं पत्थर पे गिर गया तो मेमोरी गेन हो गया। तो वही सेम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं विपरीतार्थकारी। तो हम लोग दो चीज़ से समझ सकते हैं कि विपरीतार्थकारी क्या, कि हम लोगों को लग जरूर रहा होता है कि भाई ये दोषों को प्रकोप कर रहा है, बट एट द एंड उसका जो रिजल्ट होता है वो दोषों का शमन करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे
हाँ, और उपशय, उपशय अनुपशय। तो अनुपशय भी देखो कि क्या बोले थे कि भाई अनुपशय से भी गुडलिंग मतलब कि व्याधि उपशय अनुपशय भ्याम परिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अनुपशय, अगर अनुपशय को निदान में मतलब कि निदान पंचक को अगर भागवत ने क्या कहा, पर यहाँ आचार्य ने उसका वर्णन नहीं किया, आचार्य चरक जो थे उनका वर्णन नहीं किया, परंतु भागवत ने अनुपशय बताया है। इसका कारण यह है कि अनुपशय का निदान में ही अंतर्भाव कर लेते हैं, ठीक। इट मीन्स अनुपशय का मतलब कि निदान, निदान मतलब क्या, हेतु। अगर आपको पता चल रहा है कि भाई मैं विदाई अन्न खा रहा हूँ तो मेरा पित्त प्रकोप हो रहा है, उससे मुझे खट्टी डकार आ रही, ये हो रहा है, तो फिर वो भी से इससे क्या हो जाएगा, तो हमको अगर निदान परिवर्जनम कर लिए, ठीक है ना, तो उससे निदान परिवर्जनम कर लिए तो मेरा तो व्याधि के लिए तो होगा ही नहीं। तो वही प्रकार अनुपशय बोलता है, एग्रीवेटिंग फैक्टर। अगर जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है, ठीक है ना, वही निदान है, वही हेतु है, ठीक है ना। तो इसको जो आचार्य चरक थे इसका कुछ अलग से वर्णन नहीं किया, तो इसको जस्ट निदान समझ लिए कि एग्रीवेटिंग फैक्टर जो है वो जस्ट निदान ही है, हेतु ही है कोई भी बीमारी को होने के लिए या व्याधि को होने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए अनुपशय के बारे में थोड़ा बहुत भागवत ने इसके बारे में बताया कि वो भी वही बोलते हैं कि निदान में ही अंतर्भाव कर लेते हैं इनको, ठीक है ना। और मधुकोश टीका में बताया जा रहा है, मधुकोश टीका के बारे में कुछ, तो मधुकोश टीका क्या है, माधव निदान का प्रसिद्ध टीका, ठीक है ना। और मधुकोश टीका, हाँ अब जब कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं। मधुकोश टीका दो लोगों के द्वारा लिखा गया, एक कंठदत्त, दूसरा विजय रचित, सॉरी। ठीक है, अब क्या है कि भाई वही क्या कि उपशय का अंतर्भाव कर लेने पर 5 की ही संख्या में कोई बाधा नहीं पहुंचती है, ठीक है। अर्थात अनुपशय को अलग मानने पर रोग के ज्ञान का साधन 5 ना होकर 6 हो जाएंगे। अगर अनुपशय को अलग से मानेंगे तो वो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आचार्य चरक जो थे अनुपशय को निदान में ही मान लिए थे, इसलिए निदान पंचक है, ठीक है। अब 18 भेद बता दिए तक भाई, 6 ये हो गया, ठीक है ना, 3 इधर है तो 6 × 3 कर लेंगे तो 18। तो याद ही रहेगा हमेशा कि उपशय कितने प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के होते हैं। अब ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं वो क्या कह सकते हैं उसको कि विशिष्ट ही हैं, कि मतलब कि ये विशेष यही एग्जाम्पल्स, कुछ नए एग्जाम्पल्स नहीं क्रिएट करते एग्जामिनर्स। बस अगर एमसीक्यू में अगर ये आ रहा है तो अगर आप इसी को लिख सकते हैं, अगर उपशय के बारे में पूछ रहा है तो यही एग्जाम्पल्स आप वहाँ पर लिख सकते हैं, और यही एग्जाम्पल्स ही हर जगह पूछा जाता है, कोई नया एग्जाम्पल क्रिएट नहीं किया जाता। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे हेतु विपरीत है, व्याधि विपरीत है, उभय विपरीत है, हेतु विपरीतार्थकारी मतलब उभय विपरीतार्थकारी, फिर व्याधि विपरीतार्थकारी और उभय विपरीतार्थकारी, ठीक है ना। यहाँ पे भी विपरीतार्थकारी लिख दिया, हाँ ठीक है। अब क्या है कि देखेंगे औषध है, अन्न है, विहार है, ठीक है। अब हेतु विपरीत में, तो अब क्या है कि हेतु में क्या होगा ना कि ऐसे याद रखना कि कोई दोष होगा, व्याधि में कोई रोग के बारे में बताया जाएगा, इसमें क्या होगा, दोष और रोग दोनों के बारे में जिक्र होंगे। अब क्या है देखो यहाँ क्या है, कफ ज्वर, ठीक है ना, कफज ज्वर है, ठीक है ना। तो कफज ज्वर में क्या कर रहे हैं हम लोग, शुंठी यूज कर रहे हैं। तो कफ क्या होता है, शीत होता है, अब शुंठी जो है उष्ण है, तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि विपरीत है, ठीक है ना। अब शीत में उष्ण औषध देंगे, ठीक हो ही जाना है, ठीक है। अब श्रम है या बात जन्य ज्वर है, तो उसमें क्या देंगे, मांस रस और भात देंगे, ठीक है। दिवा स्वप्न है, तो अब बिहार है, तो बिहार में क्या करेंगे कि भाई दिवा स्वप्न है तो उसको रात्रि जागरण, अगर दिन में सोए हो खुद जम के, रात में नींद नहीं आएगा, तो अगर फिर रात में नींद कर लिए तो फिर तो तुम्हारा कफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर रात्रि जागरण कर लिए तब तो फिर तुम्हारा दोष बैलेंस है। तो वही बताता है कि भाई क्या है कि औषध में शुंठी, अन्न में मांस रस भात, ठीक है,
और रात्रि जागरण। और क्या है कि भाई दोष में क्या था, कफ, बात, और यहाँ बिहार में दिवा स्वप्न। ठीक है, व्याधि विपरीत में। तो व्याधि विपरीत में हम लोग ज़्यादा नहीं, बस ये चीज़ देखेंगे कि व्याधि यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बातें की गई, अतिसार, ठीक है, उदावर्त, छर्दी। ठीक है, अतिसार में स्तंभनार्थ पाठा का प्रयोग, ठीक है ना, औषध है। फिर कुटज का प्रयोग, ठीक है। यह अब कुष्ठ में क्या है, खदीर का प्रयोग। अब प्रमेय में हरिद्रा का प्रयोग, याद रखना है। और ये याद हो जाएगा कि अतिसार में स्तंभन कराने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, पाठा और कुटज यूज करते हैं। कुष्ठ में क्या देंगे भाई, तो कुछ खदीर कसाई रस वाले देंगे तो खदीर है। प्रमेय में क्या देंगे, हरिद्रा, ठीक है ना, डीजी में पढ़े ही हो गए। फिर अतिसार में स्तवनार्थ के लिए अन्य कौन सा है, तो मसूर है, ठीक है। और उदावर्त में प्रवाहन करेंगे, ठीक है। अब क्या है, उभय विपरीत। तो उभय विपरीत में यहाँ क्या होगा, दोष भी होगा और रोग भी होंगे। तो दोष क्या है, बातिक, और रोग क्या है, शोथ, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या देंगे भाई, औषध, इसके लिए देंगे बात घन, ठीक है ना, बात हर क्या देंगे, और सोत हर द्रव्य देंगे जो कि है 10 मूल क्वाथ, ठीक है ना। अब क्या है, बात कफ जन्य ग्रहणी, ठीक है ना, ये दोष रोग। अब इसमें क्या देंगे, तक्र, ठीक है ना, और तथा पित्तज में क्या देंगे, दुग्ध सित जन बात से उत्पन्न ज्वर में पेया, ठीक है ना। इट मीन्स अगर बात कफ जन ग्रहणी है तो उसमें तक्र का प्रयोग करेंगे। अगर पित्तज ग्रहणी का है तो उसमें क्या देंगे, दुग्ध शीत जन्य देंगे, ठीक है ना, दुग्ध देंगे, सॉरी, पित्तज में क्या देंगे, दुग्ध देंगे। अब पित्तत जन्य अति शीत जन्य बात से हो तो उत्पन्न ज्वर में पेया देंगे, ठीक है ना। अब क्या, स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दीवा स्वप्न से, तो देखो बिहार क्या है कि भाई यहाँ पे स्निग्ध भी और दीवा स्वप्न है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसका बिहार, तो रुक्ष और रात्रि जागरण, ठीक है। अब क्या हो गया, फिर से रिकैप कर लेते हैं। हेतु विपरीत, तो हेतु विपरीत के लिए क्या है, औषध है, अन्न है, बिहार है। तो हेतु के लिए क्या है कि भाई अगर कफ ज्वर है तो शुंठी देंगे। फिर सब बात है तो बातक ज्वर में क्या देंगे, मांस रस देंगे। दिवा स्वप्न में रात्रि जागरण, ठीक है। फिर व्याधि विपरीत में अतिसार, तो अतिसार औषध है, ठीक है ना। अब अतिसार का औषध क्या है, पाठा है। यहाँ अतिसार का अन्न क्या है, मशहूर है, ठीक है ना। कुष्ठ का याद कर लेना है, खदीर, प्रमेय में हरिद्रा, ठीक है, औषध का। उदावर्त में प्रवाहन, ठीक है। अब उभय विपरीत में क्या है कि भाई बातिक सोथ है तो बाथर क्या देंगे, 10 मूल क्वाथ। और उसके बाद ग्रहणी है तो ग्रहणी में क्या है, तक्र है, पित्तज है, दुग्ध है, ठीक है ना। बात कफ में क्या है, तक्र, पित्त में क्या है, दुग्ध है। अब पित्त जन शीत जन बात से उत्पन्न अगर ज्वर है, ठीक है ना, तो उसमें क्या देंगे, पेया देंगे, ठीक है ना। तो ग्रहणी के लिए क्या है, तक्र है और दुग्ध है। ज्वर में क्या देंगे, पेया देंगे, ठीक है। और इसमें स्निग्ध पदार्थ में दीवार शमन करने से रुच राग जागरण। अब क्या है कि भाई हेतु विपरीतार्थकारी, तो हेतु विपरीतार्थकारी के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि विपरीतार्थकारी मतलब क्या, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, मतलब एलिवेट करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, बट उसका रिजल्टेंट जो होगा वो दोषों का शमन या मान के चलो जो रोगों का शमन की ओर होगा, ठीक है ना। अब क्या है कि पित्त प्रधान फोरे में, ठीक है ना, उष्ण उपना का उपयोग, पहले से ही पित्त है, ऊपर से उष्ण दे रहा है, उसमें क्या हो जाएगा कि भाई तो तुम्हारा तो फोरा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये चिकित्सा कैसे हो जाएगा, तो तुम अगर करके देखोगे तो इसमें चिकित्सा आचार्य चरक बहुत सोच समझ के लिखे कि भाई फोरे में अगर तुम दोगे उष्ण उपना तो उसमें क्या करेगा, तुम्हारा जो फोरा होगा उसको बढ़ाएगा, एलिवेट करेगा, और उसके बाद एक बार इतना आएगा, बढ़ जाएगा कि वो फूट जाएगा। अब फूट जाने के बाद सारा दोष निकल जाएगा, तो बस ठीक हो गया और क्या। फिर पैथिक फोरे में विदाई हन, ठीक है ना। अब अन्न में देना है तो भाई विदाई अन्न दे देना है। फिर अब बिहार में देना है तो बाता जन उन्माद में क्या दे देना, भय दर्शन, ठीक है ना। उन्माद है, ऊपर से भय दर्शन करवा दिए। जस्ट मीन्स क्या, उन्माद जिसके कारण हुआ था, जिसने बताया था मेंटल डिसऑर्डर, कि अगर
आपको कोई ऐसे इंसिडेंट से आपका मेमोरी कोई ऐसा चीज़ घट गया, बहुत आप फैमिली में भी सुनते होंगे कि भाई ऐसा हुआ तो हमारे दादी की नानी का मेमोरी लॉस हो गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि भाई फिर से वैसा कोई घटना देख लिया हो गया तो मेमोरी वापस आ भी गई, ठीक है। तो वही है कि अगर उन्माद है ऊपर से भय दर्शन करवा दे रहे हैं तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। अब व्याधि विपरीतार्थकारी, तो क्या है, छर्दी रोग में वमन कारक बदन फल। छर्दी पहले से ही वमन कर्म में वमन रोग है, ठीक है ना। अब क्या है, उसमें भी वमन मदन फल करवा रहे हैं तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। और छर्दी का चिकित्सा भी है कि भाई मदन कारक मदन फल वमन कारक मदन फल का प्रयोग, ठीक है। अब अतिसार में क्या है, विरेचनार्थ क्षीर का प्रयोग, मतलब दूध का प्रयोग। अगर किसी को अतिसार है, ऊपर से और दूध पिला देंगे तो और अतिसार हो जाएगा, तो और सही हो जाएगा, ठीक है। अब छर्दी में ब्रह्मन कराने के लिए प्रवाहन, ठीक है। उभय विपरीतार्थकारी, उभय विपरीतार्थकारी क्या है कि अग्नि से जल जाने पर, ठीक है ना। अग्रु सदृश उष्ण उपपदार्थों का लेप विषजन्य रोग में विष, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई सांप को काटता है, ठीक, मतलब विष को काटता है, ठीक है ना। अग्नि से जल जाने पर उष्ण पदार्थों का लेप, ठीक है ना। अग्रु सदृश उष्ण पदार्थों का लेप, तो वही सेम ही है। अब उभय विपरीतार्थकारी में क्या करना है भाई कि भाई हेतु भी होगा और व्याधि भी होगा। तो हेतु क्या है, ठीक है ना, तो अग्नि है। अब व्याधि क्या है कि भाई जला हुआ है, ठीक है ना। तो अब जला हुआ है और ऊपर से हेतु भी है, तो उसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, हेतुजन्य, मतलब कि वही चिकित्सा कर रहे हैं, उष्ण पदार्थ का प्रयोग का लेप लगवा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, इसमें क्या करें, अब औषध में क्या करेंगे, मदपान जन्म में मदात में मध का उत्पादक मध का सेवन, ठीक है ना। तो अब किसी को मदपान जन्मदाते हैं तो मद के उत्पादक मद का सेवन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि एक जगह ऐसा चिकित्सा दिया हुआ है, तो मतलब कि सर बता रहे थे कि मदाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक चिकित्सा ऐसा है कि अगर ऐसा रोगी है तो उसको क्या करते हैं कि दूध का प्रयोग करवाते हैं लंबे टाइम तक, फिर दूध के सामग्री खिलाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जब उसका ठीक हो जाने के बाद, मतलब कि एक टाइम के बाद उसको कहते हैं कि भाई आप मध पिए, ठीक है ना। अब उसके बाद वो मध का सेवन करने पर, ठीक है ना, उसको क्या होता है, रोग से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है ना। तो यही हो गया, मतलब मदपान जन्मदात्य में मद के उत्पादक मद का सेवन, ठीक है ना। जो मद उत्पन्न हुआ है ऊपर फिर से मद का सेवन करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, व्यायाम से उत्पन्न समृद्ध बात में जल में तैरने का व्यायाम, ठीक है ना। अब क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इसका याद करने का तरीका ऐसे हो सकता है कि अगर आप जिम गए तो जिम आप जा रहे हैं तो जिम और ज़्यादातर बिगिनर्स को क्या कहते हैं कि भाई, और बहुत सारे आप ट्रेंड भी देखते होंगे कि जिसके पास पैसा वही ट्रेंड फॉलो कर पाता है। तो अब क्या होगा, जो जिम करता है तो जिम करने के बाद स्विमिंग करता है। इट मीन्स क्या कि जो उसके बॉडी में उरु स्तंभ आएगा, ठीक है ना, समुद्र वार्त का जो उत्पन्न होगा वो स्विमिंग करने से क्या हो जाता है, उसके वो चीज़ ठीक हो जाता है, ठीक है। और ये तो फिर क्या होगा कि भाई ये भी बात बढ़ाने वाला है, फिर जल में तैरना भी बात बढ़ाना है, तो वो ठीक कैसे होगा, मैजिक, इट्स मैजिक, बस ठीक हो जाना है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना है, क्योंकि अगर जिम करने जा रहे हैं तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, स्विमिंग करेंगे, तो क्या होगा, समुद्र वार्त जो हुआ उत्पन्न उसका नाश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरा शब्द बहुत ज़रूर टूटा टूटा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इस प्रकार से हैं, तो आपको अगर हेल्पफुल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही बोला जाए। संप्राप्ति का लक्षण, तो संप्राप्ति के दो पर्याय हैं, जाति और आगति। जाति का मतलब होता है जन्म, ठीक है ना। आगति का मतलब क्या होता है कि प्रोसीजर, कि कैसे फॉलो हो रहा है, तो उसी को संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई पर्याय बनकर जिस एक अर्थ का प्रतिपादन करते हैं उसे संप्राप्ति कहते हैं। तो ठीक है भाई, कौन से अर्थ का संपादित कर रहा है, तो सम्यक प्रकार में किसी वस्तु की प्राप्त जाति, प्रकोपित दोषों का रोगो उत्पादक व्यापार, आगति का ज्ञान, मोक्ष है। अतः दोषों का रोगोत्पादक व्यापार ही संप्राप्ति है, ठीक है ना। व्याधि की उत्पन्न करने वाले दोषों के व्यापार के साथ जो रोग की उत्पत्ति होती है उसे संप्राप्ति कहते हैं।
व्याधि को उत्पन्न करने वाले दोष के व्यापार के साथ जो रोगों की उत्पत्ति होती है उसे संप्राप्ति कहते हैं। अब संप्राप्ति के भेद, ठीक है ना। तो संप्राप्ति के क्या भेद, कितने भेद है? 6 भेद हैं। बागवट जो है वो 5 ही बताए थे, ये याद रखना कि यहाँ पे एमसीक्यू में क्या हो जाता है, कभी बागवट के अकॉर्डिंग पूछ देता है तो वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन नहीं बताया था? तो विधि संप्राप्ति नहीं माने थे वो, ठीक है। अब क्या है, कौन सा संख्या प्रधान विधि विकल्प बल काल भेद से, तो ऐसे याद करते हैं। संख्या प्रधान विधि विकल्प बल काल विशेष भी देते हैं, ठीक है। अब क्या है संख्या, तो संख्या मतलब कि जो रोग अपने भेदानुसार संख्या से, या मतलब कि उसका जो डिफिनेशन उस रोग का उस संख्या के अकॉर्डिंग बता रहा है। जैसे कि क्या हो सकता है यहाँ पे कि 8 ज्वर, 5 गुल्म, 7 कुष्ठ, यदि इस प्रकार से हैं तो ये कौन से संप्राप्ति को बता रहे हैं? संख्या संप्राप्ति है ये, ठीक है। अब संख्या संप्राप्ति है तो ये क्या होते हैं? अन्वय रहित होते हैं। अन्वय रहित मतलब कि कंपैरिजन, विदाउट कंपैरिजन, ठीक है। ये बिना कंपैरिजन के नहीं होता है, बस 5 गुल्म है तो 8 ज्वर है। अब इसके जस्ट संख्या संप्राप्ति के बाद अगर हम लोग विधि संप्राप्ति देखते हैं तो विधि भेद से 2 प्रकार की व्याधियाँ, नीज आगंतुज, ठीक है ना। अब क्या यहाँ पे कंपैरिजन है, नीज है आगंतुज है, ठीक है ना। व्याधि के भेद हैं 2 प्रकार के, यहाँ भी संख्या है लेकिन यहाँ क्या है, कंपैरिजन के साथ है, नीज आगंतुज। त्रिदोष है लेकिन वो कौन सा है? बातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, ठीक है ना। बातिक अपना डिफाइन, पैतिक श्लेष्मिक। साध्य, असाध्य, मृदु, दारुण से भेद से 4 प्रकार की होती है व्याधि, ठीक है ना। तो इसको व्याधि विधि संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कंपैरिजन है। इसमें देखो क्या है, अगर आप ये देख ले, सामान्य धर्मेन परिग्रह भेदान यत्र क्रियते सा विधि, ठीक है। अन्वय वाला होता है, अन्वयवान प्रकार, ठीक है ना, कंपैरिजन के साथ होता है, ठीक है। जैसे कि रक्त पित्त 2 प्रकार का, ठीक है ना, ऊर्ध्वोग और अधोग, ठीक है। अम्ल पित्त 2 प्रकार का, ऊर्ध्वम अधोग, ठीक है ना। कंपैरिजन रहित है कि एक ऊपर एक नीचे। यक्ष्मा 2 प्रकार का, अनुलोम प्रतिलोम। रोग 2 प्रकार के, नीज आगंतुज, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या है विकल्प, हाँ प्रधान संप्राप्ति रह गया था। दोषों में तरतम अर्थात वृद्धतर वृद्धतम का होना प्रधान माना जाता है, उसे द्वंद्वज में तर और सन्निपातज में तम का प्रधान माना जाता है, ठीक है ना। तो तरतम के अकॉर्डिंग से भी संप्राप्ति देखा जाता है कि भाई क्या है, कौन इन्फेरिएटिव है, कौन सुपरलेटिव है, कौन कंपैरेटिव है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। दोषों या रोगों का स्वतंत्र को प्रधान समझा जाता है। जैसे सर्वप्रथम बात कुपित हुआ, बाद में कफ पित्त कुपित हुए, तो स्वतंत्र होने से बात प्रधान माना जाता है। आपने सभी कारणों से प्रबल रूप से जो दोष कुपित होते हैं उसे प्रधान माना जाता है, या जो रोग सर्वप्रथम उत्पन्न हो उसे प्रधान माना जाता है, ठीक है। जैसे कि ज्वर प्रथम हुआ बाद में काश हुआ, तो स्वतंत्र होने से ज्वर प्रधान, अप्रतंत्र होने से काश अप्रधान्य हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, क्योंकि इस चिकित्सा में प्रधान की चिकित्सा में अप्रधान की चिकित्सा स्वयं हो जाती है, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, प्रधान की चिकित्सा कर, अगर ज्वर है तो ज्वर को चिकित्सा करेंगे, काश अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। विकल्प संप्राप्ति, तो विकल्प संप्राप्ति के क्या है, एकत्रीभूतो दोषों को पुनः कल्पना एवं अंश अंश के बल की कल्पना को इस अर्थ में विकल्प कहते हैं, ठीक है। अंश अंश विकल्प, तो विकल्प कल्पना को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अंशा अंश कल्पना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि भाई संप्राप्ति रोगों में तर एवं तम भेद से कौन दोष कितने हैं। जैसे कि अब क्या है कि बात है, पित्त है, कफ। अब क्या है कि भाई बात देख रहे हैं कि भाई इतना है, लेकिन पित्त बहुत ज़्यादा बड़ा हो, और कफ का भी लक्षण है लेकिन थोड़ा सा। तो अब हमारे क्या होगा कि भाई विकल्प संप्राप्ति से हमको पता चलेगा कि अंश कल्पना तो कर लिया कि भाई कफ बहुत कम है, पित्त बहुत ज़्यादा, बात हो जाए, तो हमें चिकित्सा कैसे होना चाहिए। तो चिकित्सा जो होगी उसमें पित्त औषधि बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद कोई ज़्यादा होगी तो बात की ज़्यादा होगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर कफ की। तो अगर ऐसा
औषध का संयोग करेंगे तो वो वात का भी समन कर देगा, पित्त को भी समन कर देगा, तो कफ को भी समन कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि पुनः कल्पना या अंश अंश के बल की कल्पना को विकल्प कहते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बल और काल संप्राप्ति। बल और का पुनः बल एवं काल भेद से व्याधियाँ, ऋतु, अहोरात्र, आहार और काल विधि से नियत होती है। ठीक है ना। जब हेतु पूर्व रूप लक्षण सभी पूर्व रूप में हो तब उसे बल संप्राप्ति अर्थात रोग को बलवान कहा जाता है। जैसे दिन में प्रातः रात्रि के प्रथम भाग भोजन करते समय बसंत ऋतु में कफ बढ़ता, अपने काल में कफज रोगों का बढ़ता भी। इस प्रकार वात एवं पित्त का स्वभाव बढ़ने का जो समय होता है वही समय जन्य रोगों का भी माना जाता है। इसे काल संप्राप्ति कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बल और काल संप्राप्ति भी देख लिए। अब इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, एम क्या है, प्रयोजन क्या है। प्रयोजन बस ये है कि भाई अच्छे से डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ हो पाए। इसके लिए अविकृत मन एवं बुद्धि युक्त वेद हेतु पूर्व रूप लक्षण उपशय एवं संप्राप्ति के द्वारा रोग को ठीक ठीक समझ पाएँ। ठीक है ना, यही है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, अब उसके बाद तो फिर यहाँ इस प्रकार निदान प्रयोजन संक्षेप में बताया गया। हाँ, अब के 8 रोगों का कर्मिकत्व। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हम लोग उत्पत्ति सबसे पहले पढ़े थे, अब उसका लास्ट भी हम वैसा ही करेंगे कि उत्पत्ति हम लोग कैसे कहते हैं कि भाई जो सब चीज़ किया हुआ क्या है, दक्ष प्रजापति, शिव जी और शिव जी के गुस्सा, यह इन्हीं का किया हुआ है। ठीक है, तो सर्वप्रथम यह लोभ, अभिद्रोह और कोप से उत्पन्न मुख्य 8 रोगों का निदान पूर्वक क्रम से व्याख्या करेंगे और संक्षेप में चिकित्सा सूत्र भी बताएंगे। चिकित्सा स्थान में इन 8 रोगों को कहने के बाद अन्य उपचरित रोगों का क्रम से व्याख्या करेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या कि जो भी 8 रोगों का जो कर्म है, जो उत्पन्न विधि है, वो कैसे हुआ है, लोभ से हुआ है, अभिद्रोह से हुआ है, कोप से हुआ है। ठीक है ना। अभिद्रोह किनका, लोभ किनका, अभिद्रोह दक्ष प्रजापति। ठीक है ना, दक्ष प्रजापति के, दक्ष प्रजापति कर दे रहे। लोभ कितना, देवता लोगों का लोभ कि वहाँ पे जाएंगे कुछ खाने को मिलेगा या आशीर्वाद ही मिलेगा, लोभ अपने अपना लोभ हो सकता है सबका। ठीक, अब कोप किनका, भगवान शिव का। ठीक है ना। तो ये इन्हीं से जो है 8 रोगों का निदान क्रम से व्याख्या की, कैसे कैसे गुल्म हम थोड़ा संक्षेप में देखे भी थे कि ज्वर का उत्पत्ति कैसे हुआ, गुल्म की उत्पत्ति कैसे हुआ, उन्माद की उत्पत्ति कैसे हुआ, कुष्ठ और प्रमेह की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो ये हुआ आपका शॉर्ट में निदान पंचक और ज्वर की उत्पत्ति देख ली। अब देखेंगे कि ज्वर प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।